आज हम करेंगे आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति। आर्थिक सुधारों से अभिप्राय उन उपायों से है जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल, प्रतियोगी और विकसित बनाना है। और नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण करना है। तो सबसे पहले हम उदारीकरण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। उदारीकरण का मतलब है कि सरकार के द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना। सन 1991 से पहले सरकार ने अर्थव्यवस्था पर काफी नियंत्रण लगाए थे, जिसके अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था, वस्तुओं पर कीमत या वित्तीय नियंत्रण रखना, आयात लाइसेंस, विदेशी मुद्रा का नियंत्रण करना और बड़े व्यापारिक घरानों के द्वारा निवेश पर प्रतिबंध आदि। लेकिन सरकार ने ये अनुभव किया कि इन नियंत्रणों के कारण अर्थव्यवस्था में कई कमियां उत्पन्न हो गई थी और आर्थिक सुधारों ने अर्थव्यवस्था पर लगाए प्रतिबंधों को कम करने का प्रयास किया। आर्थिक सुधार इस मान्यता पर आधारित है कि सरकारी नियंत्रण के बजाय बाजार की शक्तियां अर्थव्यवस्था का उचित मार्गदर्शन कर सकती हैं और संसार के अन्य अल्प विकसित देश भी, जैसे कोरिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, इन सब ने भी उदारीकरण के कारण तेजी से आर्थिक विकास किया है। तो भारत में उदारीकरण के जो उपाय अपनाए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है लाइसेंस तथा पंजीकरण की समाप्ति। नई औद्योगिक नीति की ये मुख्य विशेषता है कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर उदारता की नीति को अपनाया जाए और अभी तक भारत का निजी क्षेत्र एक कठोर लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत काम कर रहा था और नई आर्थिक नीति ने निजी क्षेत्र को काफी सीमा तक लाइसेंस और अन्य प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया है। इसी के अंतर्गत जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जिसके अनुसार अब केवल 5 उद्योगों को छोड़कर बाकी के सभी उद्योगों के लाइसेंस समाप्त कर दिए गए हैं और जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस जरूरी है वे उद्योग हैं शराब, सिगरेट, रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक और खतरनाक रसायन। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, एकाधिकारी कानून से छूट। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम, जिसे शॉर्ट में MRTP एक्ट, इसके अनुसार जिन कंपनियों की संपत्ति 100 करोड़ रुपए से अधिक थी उन्हें MRTP फर्म घोषित कर दिया जाता था और उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। लेकिन अब MRTP की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है और इन फर्मों को निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है और इनको अपना विस्तार करने की भी स्वतंत्रता मिल गई है। एकाधिकारी कानून के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को काफी छूट दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है विस्तार तथा उत्पादन की स्वतंत्रता। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत ही उद्योगों को अपना विस्तार और उत्पादन करने की भी स्वतंत्रता है। इसके लिए उन्हें किसी पूर्व सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत उद्योगों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत पुरानी नीति के अंतर्गत लाइसेंस देते समय सरकार की ओर से उत्पादन क्षमता की उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी जाती थी और कोई भी उद्योग उससे अधिक उत्पादन नहीं कर सकता था।
लेकिन अब इस सीमा को हटा दिया गया है ताकि उद्योग बड़े पैमाने के लाभ को प्राप्त कर सकें। और दूसरा, उत्पादकों को इस बात की भी स्वतंत्रता मिल गई है कि बाजार में मांग के आधार पर वे निर्णय कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है। इससे पहले लाइसेंस में जिन वस्तुओं का उल्लेख होता था केवल उन्हीं का उत्पादन किया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है लघु उद्योगों की निवेश सीमा में वृद्धि। लघु उद्योगों की निवेश सीमा को भी बढ़ा दिया गया है और इसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है और वर्तमान में इसको और अधिक बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है ताकि वे अपना आधुनिकीकरण कर सकें। इसके साथ ही अति लघु उद्योगों की निवेश सीमा को भी बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक कर दिया गया है। उदारीकरण के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है पूंजीगत पदार्थों के आयात की स्वतंत्रता। उदारीकरण के अंतर्गत भारतीय उद्योगों को अपना विस्तार और आधुनिकीकरण करने के लिए विदेशों से मशीनें, कच्चा माल आदि खरीदने की स्वतंत्रता दी गई है और इसके अनुसार कोई भी उद्योग बाजार से विदेशी मुद्रा खरीदकर मशीनों और कच्चे माल का आयात कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी आयात की छूट। नई आर्थिक नीति में आधुनिकीकरण को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए उच्च तकनीक के प्रयोग पर भी काफी बल दिया गया है और इस नीति का उद्देश्य उदीयमान उद्योगों, सनराइज इंडस्ट्रीज जिसमें कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनको विकसित करना है और भारतीय उद्योगों को नई तकनीक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई औद्योगिक नीति में ये भी प्रावधान किया गया है कि उच्च प्राथमिकता के उद्योग उन्हें तकनीकी समझौते करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्याज दरों का स्वतंत्र निर्धारण। उदारीकरण की नीति के अनुसार देश की बैंकिंग प्रणाली की ब्याज दर रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित नहीं की जाएगी। इसके लिए देश के बैंकों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे स्वयं ही ब्याज की दर का निर्धारण करें। इसका मतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक से बिना किसी परामर्श किए वित्तीय क्षेत्र को कई मामलों में अपना निर्णय लेने की अनुमति दी है। नेक्स्ट पॉइंट है कर सुधार। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी आ गई है। इसका मुख्य कारण ये रहा है कि ऊंचे करों की वजह से ही करों की चोरी होती है और इसको सब व्यापक रूप से स्वीकार भी किया गया है कि यदि करों की दर ऊंची न हो तो बचतों को बढ़ावा मिलता है और लोग स्वयं से अपनी इच्छा से ही अपनी आय का ब्यौरा दे देते हैं, तो कर नियम भी उदार बना दिए गए हैं। इसके बाद नई आर्थिक नीति और आर्थिक सुधारों के अंतर्गत निजीकरण किया गया है। निजीकरण का मतलब है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में से अधिक उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोल देना और इसके अंतर्गत वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को पूरी तरह से या उनके एक हिस्से को निजी क्षेत्र को बेच दिया जाता है। देखिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, उसको करते हैं। निजीकरण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है या फिर उसका प्रबंध करता है। निजीकरण की आवश्यकता मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के अकुशल होने के कारण ही महसूस की गई। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकतर जो उद्यम है वो घाटा उठा रहे थे और इसका मुख्य कारण ये रहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता बहुत ही कम थी। निजीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। तो सबसे पहले है इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन।
भारत के आर्थिक विकास के प्रारंभ से ही सार्वजनिक क्षेत्र को काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, लेकिन नए आर्थिक सुधारों में सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार न करने की नीति अपनाई गई है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की जो संख्या 17 थी, उसको कम करके केवल 2 कर दिया गया है। तो अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन 2 क्षेत्र सुरक्षित रखे गए हैं, बाकी उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए हैं। सेकंड पॉइंट है निजीकरण का। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में सरकार का विनिवेश। सार्वजनिक क्षेत्र के काफी जो उद्योग हैं, जिनमें मुख्यतः घाटा उठाने वाले उद्योग हैं, उनमें सरकार विनिवेश कर रही है। इसका मतलब है कि सरकार इन उद्योगों को निजी क्षेत्र को बेच रही है। इस तरह से सरकारी उद्यमों का जो स्वामित्व है और प्रबंध है, वो सरकार के स्थान पर निजी क्षेत्र का हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों की बिक्री। निजीकरण के लिए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्यम और बैंकों के शेयर वित्तीय संस्थानों और जनता को बेच रही है। इसके फलस्वरूप इन उद्यमों पर निजी क्षेत्र का आंशिक रूप से स्वामित्व हो जाएगा। तो इस तरह से सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों की बिक्री से निजीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ जाएगा। आर्थिक सुधारों के कारण देश के कुल निवेश में निजी क्षेत्र के निवेश के भाग में काफी वृद्धि हुई है और ये निजीकरण का एक अच्छा सूचक है। निजी क्षेत्र का निवेश का जो हिस्सा है वो कुल निवेश में 45% से बढ़कर 55% हो गया है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत वैश्वीकरण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।